हेलो मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक ज्योग्राफी क्लासेस पे। तो चलिए आज का क्लास में हम देखेंगे भारत में परिवहन। आज का क्लास हमारा क्या होने वाला है, भारत में परिवहन। इसके पहले हम दो वीडियो और बना चुके हैं, एक रेल परिवहन पे और दूसरा वायु परिवहन पे। और आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वह जल परिवहन होगा, जो यहाँ से आगामी आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। और हमारे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर भी यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो देखना ना भूलें। चलिए देखते हैं कौन कौन से हमारे इम्पोर्टेंट सवाल है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा आज का वीडियो क्या है दोस्तों, जल परिवहन। क्या है? जल परिवहन। जल परिवहन को मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं। कितने? दो भागों में बांटते हैं। पहला हमारा क्या है, आंतरिक मार्ग, और दूसरा बाह्य मार्ग। ठीक है, अब आप समझिएगा बाह्य मार्ग क्या है, बाह्य मार्ग क्या है और आंतरिक मार्ग क्या है। बाह्य मार्ग बोला जाए तो अगर हम अपने देश को छोड़ के विदेशों से कोई सामान को मंगाए या भेजे, उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य मार्ग। यह भी जल मार्ग के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होता है। और आंतरिक मार्ग की अगर हम बात करें, किसका? आंतरिक मार्ग की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि हमारा भारत देश के अंदर ही ट्रांसपोर्ट होने वाली वस्तुएं को क्या, अपना देश के अंदर ही जो सामान ट्रांसपोर्ट होता है उसे क्या कहते हैं, आंतरिक मार्ग कहते हैं। अगर बोला जाए बाह्य मार्ग, तो बाह्य मार्ग में अत्यधिक ज़्यादा जलमार्ग का उपयोग होता है। और अगर हम अपना भारत देश यानी आंतरिक मार्ग की बात करें तो इसमें क्या है कि जल मार्ग का बहुत कम यानी ना के बराबर उपयोग होती है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले हम बाह्य मार्ग। क्या बाह्य मार्ग क्या होता है हमारा बाह्य मार्ग? तो चलिए समझते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं हमारा क्या है, बंदरगाह। क्या है? बंदरगाह। क्या बोला गया है कि भारत में 13 बड़े बंदरगाह है तथा 185 छोटे बंदरगाह है। बंदरगाह भारत में 13 बड़ा बंदरगाह है और 185 छोटे बंदरगाह है। तो यहाँ से भी आपका एग्जाम में सवाल पूछ सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि भारत का अगर हम सबसे बड़ा बंदरगाह का बात करें तो कौन सा बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह है। यह मुंबई एक बंदरगाह का ही नाम है। ठीक है। और बड़े बंदरगाहों का अगर हम नियंत्रण की बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा होता है। और छोटे बंदरगाह का अगर नियंत्रण की बात करें हम तो यह राज्य सरकार करती है। ठीक है, अगर राज्य के अंदर कोई ट्रांसपोर्ट का कार्य होता है तो वह राज्य सरकार, और अगर बाहर देश के बाहर से अगर ट्रांसपोर्ट कोई सामान का ट्रांसपोर्ट होता है तो केंद्र सरकार के द्वारा होता है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं। बहुत से ऐसे बंदरगाह है जो कोई तट पे है, कुछ पूर्वी तट पे है। तो चलिए अभी हम देखते हैं भारत में जो पश्चिमी तट पे बंदरगाह है। ठीक है, तो मेरा पहला बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। कौन? मुंबई बंदरगाह। यह कहाँ पे है? तो पश्चिमी तट पे। और यह कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, जो हमारा मुंबई बंदरगाह है वह महाराष्ट्र में है। और यह कहाँ पे? तो अरब सागर में गिरती है, यानी अरब सागर के निकट है। ठीक है, आप याद रखिएगा कि हमारे जितने भी बंदरगाह पश्चिम तट पे है वह सभी का सभी अरब सागर के निकट है या अरब सागर में गिरती है। ठीक है, और यह मुंबई बंदरगाह हमारा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, अब चलिए दूसरा बंदरगाह हमारा कौन सा है? कांडला। ठीक है, कांडला बंदरगाह। यह कहाँ पे? गुजरात में है। ठीक है, मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है और यह भी अरब सागर के निकट है। ठीक है, और यह क्या है? एक जवारीय बंदरगाह है। ठीक है, कांडला बंदरगाह क्या है? एक जवारीय बंदरगाह है। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं। नहावा शेवा बंदरगाह। यह कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, और यह नहावा शेवा बंदरगाह का अगर दूसरा नाम हम जाने तो क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह जो हमारा नहावा शेवा बंदरगाह है
यह पहला बंदरगाह है जो कंप्यूटरीकृत है। ठीक है, अगर कंप्यूटरीकृत की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है साथियों कि इसका जितना भी संचालन क्रिया होता है, नहावा सेवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की जितने भी संचालन प्रक्रिया है वह क्या है कि कंप्यूटरीकृत होती है। ठीक है, अब चलिए हम चौथा बंदरगाह की बात करें तो मार्मा गोवा। चौथा बंदरगाह क्या है? मार्मा गोवा, जो कहाँ पे है? गोवा में है और यह भी अरब सागर के निकट है। ठीक है, पांचवा बंदरगाह कोची बंदरगाह है और यह कहाँ है? केरल में है और यह भी अरब सागर के निकट गिरती है। ठीक है, अब चलिए जो हमारा पश्चिमी तट पे स्थित बंदरगाह का जो लास्ट हमारा कौन सा बंदरगाह है तो न्यू मंगलुरु। कौन है? न्यू मंगलुरु बंदरगाह है जो कर्नाटक में पड़ता है और यह भी अरब सागर में गिरता है, यह अरब सागर के निकट है। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हम भारत के पूर्वी तट। अभी हम क्या देखें? भारत के पश्चिमी तट पे उपस्थित कुल बंदरगाह। अब हम देखेंगे भारत में उपस्थित पूर्वी तट पे जितने भी बंदरगाह है। ठीक है, इसे देखते हैं। चलिए अब आगे समझिएगा। पहला हमारा क्या है? कोलकाता। ठीक है, यह कोलकाता कोई जगह का नाम नहीं, कोलकाता एक बंदरगाह का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा साथियों, कोलकाता हमारा एक बंदरगाह का नाम है जो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और यह हुगली नदी पर गिरती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पारादीप क्या है? पारादीप बंदरगाह यह उड़ीसा में है। ठीक है, और यह भी बंगाल की खाड़ी के निकट है। अब याद रखिएगा कि जो भी हमारा पूर्वी तट, जो हमारा भारत के पूर्वी तट पर उपस्थित बंदरगाह है वह लगभग सभी बंगाल की खाड़ी के निकट या बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अब चलिए अगला हमारा जो बंदरगाह है विशाखापट्टनम है। कौन सा है? विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अब चलिए विशाखापट्टनम से बनने वाली 3-4 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है तो क्या है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में सवाल पूछ दे कि भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है तो आपका आंसर क्या होगा? विशाखापट्टनम। ठीक है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ और प्राकृतिक बंदरगाह है वह कौन है? विशाखापट्टनम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। और क्या है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। और यह भारत का पहला बंदरगाह है जहां सारे काम मशीनों से होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि क्या बोला गया है कि डॉल्फिन नोज बनाकर इसे सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, इस विशाखापट्टनम बंदरगाह को क्या कि डॉल्फिन नोज बनाकर क्या किया गया है? सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह क्या है? तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है, यह हमारा तमिलनाडु में है और यह भी बंगाल की खाड़ी के निकट है या बंगाल की खाड़ी पे गिरती है। ठीक है, अगला चेन्नई बंदरगाह जो तमिलनाडु में है और यह भी बंगाल खाड़ी के निकट है। अगला हमारा जो बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, यह अंडमान में है और यह भी बंगाल की खाड़ी के निकट है। अगला बंदरगाह एनर है। ठीक है, जो तमिलनाडु में है और बंगाल की खाड़ी के निकट है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि तमिलनाडु में कुल बंदरगाहों की संख्या कितनी है, ठीक है, अगर आपका ऑप्शन रहा पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 7 और चौथा ऑप्शन 5, तो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि तमिलनाडु में कुल बंदरगाहों की संख्या कितना है? 3 है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, याद रखिएगा दोस्तों। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और बनती है उसे देखते हैं। क्या है कि कोचिन सीपीआई लिमिटेड की स्थापना 1972 में, कब? 1972 में हुई थी।
यानी जो भी जल मार्ग के अंदर चलने वाले जहाज़ों का जो निर्माण होता है वह कौन है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1972 में। इसका मुख्यालय कोची केरल में है। कहाँ पे, कोची केरल में है। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं। कोचिन शिपयार्ड भारत का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड है। ठीक है, क्या बोला गया कि जो कोचिन शिपयार्ड है वह क्या है कि भारत के जहाज का निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड है। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं। अगला बंदरगाह हमारा दहेज बंदरगाह है। कौन है, दहेज बंदरगाह। यह देश का प्रथम बंदरगाह है जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि देश का प्रथम वह कौन सा बंदरगाह है जो हमारे रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है, तो दहेज बंदरगाह। ठीक है, इसलिए इसे रसायन बंदरगाह भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं राष्ट्रीय नदियां जलमार्ग। ठीक है, तो भारत में कुल 5 राष्ट्रीय मार्ग था। कितना, भारत में कुल 5 राष्ट्रीय जलमार्ग थे। जिस प्रकार से हमारा नेशनल हाईवे होता है, जिस प्रकार से हमारा नेशनल हाईवे होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग, उसी प्रकार से हमारा क्या होता है, राष्ट्रीय जल मार्ग होता है। ठीक है, नेशनल वे। तो हाल ही में अभी क्या है कि हाल ही में भारत में जो छठा हमारा नेशनल वे घोषित हुआ है, का स्थापना हुआ है, वह एक लखीमपुर से भांगा, एक जगह का नाम है, वहाँ तक लखीमपुर से भांगा को जोड़ती है। ठीक है, जो असम में है। कहाँ पे, असम में है, और यह 121 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, 121 किलोमीटर लंबा है, जो 2013 में क्या किया गया, इसका स्थापना किया गया। ठीक है, घोषित किया गया। अब चलिए हमारा जो पहला नेशनल वे है, कौन, हमारा जो पहला नेशनल वे है उसको देखते हैं कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग की अगर बात करें तो हमारा कौन है, इलाहाबाद, जिसे अभी प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो प्रयागराज से हल्दिया तक जुड़ती है, और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 1620 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है, 1620 किलोमीटर लंबा है, और यह हुगली नदी, ठीक है, को जोड़ती है। ठीक है, गंगा नदी से हुगली नदी को जोड़ती है। ठीक है, गंगा नदी से स्टार्ट होती है और हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो हमारा प्रयागराज से पटना तक के जलमार्ग का लंबाई है वह 600 किलोमीटर है, और पटना से फरक्का तक 460 किलोमीटर है, और फरक्का से हल्दिया तक 560 किलोमीटर है। ठीक है, कुल अगर यह तीनों को जोड़ दे तो 1620 किलोमीटर आता है। ठीक है, अब चलिए अगला जो हमारा नेशनल वे 2 है वह सादिया से डुबरी तक जुड़ती है, जो असम में है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 891 किलोमीटर है, और यह स्थापना की बात करें, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1988 में इसका स्थापना हुआ। ठीक है, अब चलिए अगला जो हमारा नेशनल वे 3 है, क्या है, नेशनल वे 3 है, वह कौन है, नहर पे उपस्थित है। वह क्या है, नहर पे उपस्थित है, जो कोट्टापुरम से कोल्लम को जोड़ती है, कोट्टापुरम से कोल्लम को जोड़ती है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1992 में इसका स्थापना हुआ था, और इसकी लंबाई की बात करें तो 205 किलोमीटर है। ठीक है, कोट्टापुरम से कोल्लम की लंबाई 205 किलोमीटर, और यह केरल में, कहाँ पे, केरल में है। ठीक है, अब चलिए अगला हमारा नेशनल वे 4, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है, उसे देखते हैं, काकीनाडा। ठीक है, काकीनाडा पुडुचेरी। यह क्या नहर है जो गोदावरी नदी, कृष्णा नदी को जोड़ के चलती है। ठीक है, और अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो 1095 किलोमीटर लंबा है, और इसका जो स्थापना वर्ष है वह 24 नवंबर 2008 को हुआ था। ठीक है, काकीनाडा जो है जलमार्ग, यह 24 नवंबर 2008 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए जो हमारा लास्ट जो 5वां राष्ट्रीय जलमार्ग है, नेशनल वे 5, उसे देखते हैं। हमारा ब्राह्मणी प्लस महानदी, यहाँ ब्राह्मणी होगा। ठीक है, ब्रह्मचार्य लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक,
ब्राह्मणी प्लस जो महानदी है, यह दोनों का जब मिलने से जो हमारा बीच में डेल्टा का निर्माण होता है, क्या डेल्टा का निर्माण होता है, यानी जब दो नदियां आपस में मिलती है तो जो उसके बीच का जो भाग होता है वह डेल्टा कहलाता है। ठीक है, और वही डेल्टा पे क्या कि तलचर और घमरा नदी, ठीक है, तलचर से घमरा को जोड़ती है। जो तलचर उड़ीसा में पड़ता है और जो हमारा घमरा है वह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 623 किलोमीटर और इसका स्थापना वर्ष 2008 में हुआ है। ठीक है, अब चलिए इससे कुछ इम्पॉर्टेंट और सवाल जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसे देखते हैं। क्या है कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया है। क्या है कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार टोटल 111 जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया है। इसमें से जो पहले 5 नेशनल वे था, क्या 5 राष्ट्रीय जलमार्ग था, उसको भी शामिल किया गया है। ठीक है, अब चलिए अगला अगर हम बात करें तो 86 ईस्वी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। ठीक है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया तो 1986 में किया गया। ठीक है, और अगर इसका मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पे, नोएडा में है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में देश में 14,500 किलोमीटर लंबा नौगम्य जलमार्ग है। अभी अगर हम बात करें तो वर्तमान में देश में, ठीक है, वर्तमान में और वो भी देश में टोटल 14,500 किलोमीटर लंबा नौगम्य जलमार्ग है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब अगले की टॉपिक नेक्स्ट अगले की वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।